हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। तो आज की ये जो क्लास है, तो ये क्लास हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। जो हमारा बल वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। बल में हमने क्या पढ़ा? प्रतिबल, विकृति, उसके बाद ये आरेख जो बना हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आरेख, यानी कि प्रतिबल और विकृति में संबंध किसके लिए? मृदु इस्पात के लिए, यानी कि माइल्ड स्टील के लिए। तो इसके बारे में हमने आपको जो है कल अच्छे से बताया था। अब कुछ डाउट्स आए हैं और एक कमेंट आया था एक बच्चे का। तो वो कमेंट जो है, हमको लगा कि आप लोग जो है क्लास समझते नहीं हैं। उनका कमेंट ये था कि हमने कल आपको स्ट्रेस बताया था, कि उसके बाद एक क्वेश्चन भी है, मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। इसी आरेख से क्वेश्चन है, एक लड़का फंसा था, शायद विनोद कुमार नाम था, नाम हमको अभी ठीक से याद नहीं है। उनसे बात हुई सुबह सुबह, वो फ़ोन किए हमारे पास, बोले सर ये डाउट है, तो मैं उनका भी क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कल कमेंट आया था उसमें एक बच्चे ने कमेंट ये किया था कि सर स्ट्रेस जो होता है, यानी कि जो प्रतिबल होता है, वो 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल उनके हिसाब से 3 प्रकार का होता है। उन्होंने कुछ हिंदी में नाम लिखे हुए थे और मैं उतना अच्छे से समझ नहीं पाया, क्योंकि वो प्योर हिंदी थी, शुद्ध हिंदी थी वो। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो आपको स्ट्रेस बताया, प्रतिबल बताया, कौन कौन सा बताया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको आज थोड़ा अच्छे से आपको बताते हैं, क्योंकि आपके एक भी बच्चे के मन में अगर डाउट रह जाता है तो फिर दिक्कत है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये 2 प्रतिबल हमने आपको बताए हैं। उन्होंने बताया कि 3 प्रतिबल होता है। हो सकता है कि उन्होंने जो है किसी यूट्यूब चैनल से या किसी ऐसी बुक को पढ़ा होगा जिसमें 3 प्रतिबल उनके द्वारा बताए गए होंगे। लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया कि डायरेक्ट में क्या होता है? एक नॉर्मल होता है और एक शीयर होता है, यानी कि कर्तन। और एक नॉर्मल, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ये हमने आपको बताया था। नॉर्मल में हमने आपको बताया था टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब क्या है कि हो सकता है कि वो सिर्फ कल वाली ही वीडियो देखे होंगे, इसके पहले की वीडियो उन लोगों ने नहीं देखी होंगी, जो लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने आपको बताया कि तनन, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल ये अलग एक हो गया, यानी कि कर्तन प्रतिबल। उसके बाद जो अप्रत्यक्ष में था वो हमने आपको क्या बताया था? बेंडिंग और टॉर्जनन स्ट्रेस। तो ये हमने टॉर्जन आपको बताया था कि कोई भी चीज़ को ऐसे मरोड़ा जाता है तो वो टॉर्जन हो जाता है। बेंडिंग का मतलब ये हो जाता है जो धनुष होती है ऐसे होती है, उसको ऐसे बेंड किया जाता है तो बेंडिंग प्रतिबल होता है। अब एक बात जो है, जैसे मान चलिए कि आपसे कोई पूछता है मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। अब इसको अगर मैं बता दूं कि ये 3 प्रकार का हो रहा है, 3 टाइप्स ऑफ मैटर, तो कोई बच्चा ये सर 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं, कोई बोलेगा 5 प्रकार के होते हैं। तो जो आपको बेसिक्स आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो पढ़ना है, जैसे मान चलिए कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो चौथी होती है प्लाज्मा। 5 भी कोई बोल देगा, बोस आइंस्टीन। तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट हैं। सारी चीज़ें जो है, कोई भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या आपके यूज़फुल में है, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि क्या आपको छोड़ना है। तो अब ये 5 प्रकार के मैटर पढ़ने हैं। जैसे मान चलिए अब इसी मैटर को हम आपको बताएं कि मैटर सिर्फ 2 प्रकार का होता है, तो क्या ये गलत हो जाएगा? समझिएगा आप लोग, ये जो द्रव्य है, मैं इसको बताऊं कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, एक होता है तरल। तब क्या होगा? इसी तरल को आगे मैं बांट दूंगा किसमें? गैस में और द्रव में। गैस में और द्रव में। अब ये ठोस रह गया, तो ये फाइनली कितना हुआ? 3 टाइप का हुआ। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन निकल के आया तो तरल के अंतर्गत आया, तो यहाँ से मैं इसको 2 भी बोल सकता हूँ।
तो कुल मिला के जो चीज़ें मैं आपको बताया था कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्ट्रेस था, डायरेक्ट प्रतिबल में हमने इन सारे प्रतिबल को डिस्क्राइब कर दिया, इनडायरेक्ट में हमने आपको बेंडिंग और टॉर्जन बता दिया। तो हो सकता है कि उनको इसमें कन्फ्यूजन रहा होगा। आगे जो है किसी बुक में उन्होंने पढ़ा होगा जिसमें से इसमें से किसी जो है स्ट्रेस को उठा के वो तीसरे कोने पर रख दिया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो गेट वेट की तैयारी कर रहे होंगे या जूनियर इंजीनियर की स्टैंडर्ड बुक अगर उन्होंने पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि तीसरा स्ट्रेस जो है उन लोगों ने पढ़ा होगा कि कंबाइंड स्ट्रेस। कौन सा? कंबाइंड स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस। लेकिन इस कंबाइंड स्ट्रेस की आपको ज़रूरत ही क्या है? आपको ना किसी बीम को पढ़ना है, ना किसी सॉफ्ट में आपको पावर को, रोटेशन को लेना है। आपके यूज़ का ही नहीं है ये कंबाइंड स्ट्रेस, तो आप इसको पढ़ के करेंगे क्या? इसलिए जो आपके यूज़फुल का है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट के बारे में हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल होता है उसमें टेंसाइल नेचर का आता है, कंप्रेसिव आता है, यानी कि किसी चीज़ को तान देना, खींचना तो टेंसाइल हो गया, कंप्रेस कर देना, संपीड़ित कर देना तो संपीड़न हो गया। शेयर का हमने आपको बताया है कि ऐसे शेयर हो रहा है, फेल हो रहा है एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो शेयर हो गया। उसके बाद हमने आपको बेंडिंग और टॉर्जन बता ही दिया। तो क्या ज़रूरत पड़ी जो है आपको कि 3 टाइप के आप कमेंट करें, 4 टाइप के कमेंट करें, उसके बाद भी मैं कमेंट में रिप्लाई कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी एक लड़का सुबह सुबह हमारे पास फ़ोन किया, बहुत ही अच्छा बच्चा था वो। बच्चा नहीं कहेंगे, हो सकता है कि वो हमसे उम्र में बड़े भी होंगे, क्योंकि उनका जो पहला सवाल था, जो सवाल पूछने के बाद उन्होंने, उनका एक डाउट था इस आरेख से, उसके बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा हमसे कि सर जो क्वालिटी जो आप मटेरियल दे रहे हैं उसके लिए लोग 1500-1500 रुपये मांग रहे हैं। कोई एमपी छत्तीसगढ़ पता नहीं कहाँ का कोई टीचर है, वो बता रहे थे, मैं तो नहीं जानता हूँ, बता रहे थे कि 1500 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। और उनकी जो क्वालिटी है जो वो पढ़ा रहे हैं, पता चला लेथ ही कोई पढ़ा दे रहा है। अब वायरमैन में कोई घुसा तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर पढ़ा दे रहा है इलेक्ट्रिशियन का। तो फिटर ट्रेड से ये जो है फिटर ट्रेड की वैकेंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पूरा फिटर ट्रेड उठाइए आप एक तरफ से आईटीआई का और पूरा फिटर पढ़ने लग जाइए, कोई पूरा फिटर पढ़ाने ले जाइए। मैं कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में जो देखता हूँ कि बच्चे जो है लेथ मशीन किए जा रहे हैं, कटिंग फ्लूट किए जा रहे हैं, जबकि उनका कोई काम ही नहीं है। जो चीज़ें सिलेबस में है ही नहीं। ये बताइए कि जो कॉमन सिलेबस दिया हुआ है वायरमैन का, टर्नर का, फिटर का, तो ऐसी चीज़ें आपसे क्यों पूछेगा आपकी ट्रेड में घुस करके, जो वायरमैन वाला बच्चा कभी पढ़ा ही ना हो, कभी जानता ही ना हो। तो आपकी ट्रेड से सिर्फ ऐसे ही जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी जो वायरमैन का बच्चा भी कर पाए, और जो फिटर का बच्चा हो तो फिटर वाला भी कर पाए, वायरमैन वाला बच्चा। तो ऐसी चीज़ें जो है होती हैं। जैसे जो जल निगम जेई का जो पेपर हुआ करता था पहले, अभी तो कई सालों से हुआ नहीं है, तो उसमें क्या होता था कि कंबाइंड पेपर आता था। तो पेपर का जो लेवल होता था, जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो है बेसिक सा स्टैंडर्ड रखा जाता था जिसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो जब कोई भी पेपर का सिलेबस आप नहीं देखेंगे और फिटर आपके लिए वहाँ पे एलिजिबल है और फिटर फिटर पढ़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम निकलना आपको मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ रही ये 1500 वाली बात वो बोल रहा था, तो मैं उनसे मैं ये भी बोला कि जहाँ पे कोई चीज़ें फ्री में मिलती है ना, तो फ्री की चीज़ों की जो है कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जा रही हैं। तो आपको यही लगेगा कि ये चीज़ें जो है हमको आसानी से मिल गई, तो इसमें जो है कोई दम नहीं है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस चीज़ों को अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं नहीं लिखवा पा रहा हूँ, जो मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद वो जो है एक ऑब्जेक्टिव बुक को प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें से जो क्वेश्चन फंस रहा था, जो डाउट हो तो आप ग्रुप में कमेंट करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, वहाँ पे आप कमेंट करिए। कोई मतलब ही नहीं है, किसी को आधा लेक्चर देखना है, किसी को पूरा देखना नहीं है, 10-15 मिनट देखना है, 8 मिनट देखना, 2 मिनट देखना है। आते हो लाइक करके चले जाते हो, तो उससे क्या, उससे मेरा फ़ायदा हो गया, मेरी वीडियो रैंक कर गई, लाइक कर गई, लाइक कर दिया आपने, कमेंट कर दिया अच्छा अच्छा। लेकिन ज़रूरत ये है सबसे ज़्यादा कि आपका जो है एग्ज़ाम निकलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब तक पूरा लेक्चर देखेंगे नहीं, उसके बाद जो हमने आज आप पढ़ाया टॉपिक, उस टॉपिक से आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। और इस पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मतलब यही था कि जिससे कि आप लोगों को कुछ समझ में आए। अब वो जो उनका एक क्वेश्चन था, वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन क्या था। तो उनका क्वेश्चन था, मैं यहाँ साइड में लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे, दिए गए चित्र में किस बिंदु तक हुक का नियम पालन करता है। तो मैंने आपको जब कल हुक का नियम बताया था, तो मैंने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक या प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, यानी कि समानुपातिक सीमा,
समानुपाती सीमा। यहाँ पर आपको टिक कभी करना है जब बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर मेंटेन करेगा, बहुत ही टफ पेपर आएगा और आपको लगेगा कि ये पेपर जो है जेई लेवल का या उससे ऊपर लेवल का पेपर बनाया गया है, तब जो है आपको समानुपातिक सीमा तक टिक करना है। लेकिन जनरली हमेशा जो है वो कहाँ तक माना जाता है, इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थता सीमा तक। प्रत्यास्थता सीमा तक, प्रत्यास्थता सीमा तक क्या होता है, हुक का नियम, हुक्स लॉ इज वैलिड। जो प्रत्यास्था सीमा होती है वो यहाँ कहीं होती है। जो प्रत्यास्था सीमा होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वहाँ तक आती है, सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि जो प्रोपोर्शनल समानुपातिक सीमा होती है वो यहाँ कहीं आती है। समानुपातिक सीमा, तो जो हुक का नियम जो प्रॉपर काम करता है वो कहाँ तक काम करता है, तो वो काम करता है समानुपातिक सीमा तक। लेकिन उसके आगे जो है हम लोग कहाँ तक जाते हैं, इलास्टिक लिमिट तक। जो स्टैंडर्ड बुक नहीं है, जो बुक अच्छी नहीं है, वो कहाँ तक पहुँचती हैं, वो पहुँचती हैं आपकी इलास्टिक लिमिट तक। तो आपके आईटीआई लेवल पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कहाँ टिक करना है, आपको टिक करना है इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक जो है आप टिक करेंगे किसको, हुक के नियम को, जो वैलिड रहता है। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि ये जो सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि उनके द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए थे, एक क्वेश्चन और मैं लगा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पॉइंट का नाम दिया गया है और वो पॉइंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा बिंदु जो है वो समानुपाती सीमा को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये बिंदु है, ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें से पूछा है कौन सा समानुपाती सीमा को प्रदर्शित करता है। तो यही है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हो गई, ये हो गई इलास्टिक लिमिट, ये अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट, और ये क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन हो गया, ये क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, ये नेकिंग जोन हो गया और ये फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। तो ये सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, इन सारे पॉइंटों से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और, आपसे कभी पूछेगा कि इसके बीच में जो पूरा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसको डोनेट करता है, तो ये टफनेस को डोनेट करता है, ये टफनेस को बताता है ये पूरा ग्राफ। तो ये चीज़ें जो है आप जब अच्छे से वीडियोस को देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, आप एक बार वीडियोस को देखिए, उसके बाद उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आप दोबारा देखिए कोई भी वीडियो को, क्योंकि आपको नोट्स बनाना नहीं है, आपको प्रॉपर कोई चीज़ें तैयार नहीं करना है। तो आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए जो हमारी वीडियोज़ हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको पता चले कि जो चीज़ें, जो क्वालिटी आपको मिल रही है वो कैसी है, वो वैल्यूबल है या नहीं है। तभी आपको पता चलेगा। जब तक आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस आप देखेंगे निकल जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति का कोर्स जो है परचेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूंगा कि मैं जो आपका साइंस और टेक वाला जो पोर्शन है वो मैं पूरा कवर कर दूं, क्योंकि अभी 3 जुलाई है और काफ़ी ज़्यादा टाइम है और चैप्टर जो है आपके बहुत कम बचे हैं। अभी मैं हीट और टेम्परेचर का चैप्टर शुरू करूंगा तो 3 से 4 लेक्चर में हीट और टेम्परेचर का चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब ऊष्मा और तापमान को अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, लूसेंट से पढ़ रहे होंगे, अब क्योंकि पेपर का लेवल जो है पिछली बार का आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल जो है बहुत अच्छा है, तो वहाँ से आप कवर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है आपकी छूट जाएँ वो, या फिर आप वहाँ पे कर भी रहे हैं तो इसको भी देख लीजिए, वीडियोज़ को देख लीजिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल जाएँ, कुछ चीज़ें आपको बुक में भी नहीं मिल सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ। तो कोई भी जो है क्लास हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, वो परफेक्ट नहीं होते। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर एग्ज़ाम निकाल रहा है तो किसी एक बुक के भरोसे उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुक जो है अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास ही देखिए। जहाँ भी चीज़ें आपको अच्छी मिल जा रही हैं, आप यहाँ से कुछ कर लीजिए, कुछ वहाँ से कर लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कहीं और मिल रही तो वहाँ से पढ़ लीजिए, आपके फिटर टर्नर का सिलेबस यहाँ मिल रहा है तो यहाँ कर लीजिए, साइंस यहाँ कर लीजिए, हिंदी कहीं और से कर लीजिए। तो पढ़ना आपको है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कहाँ की चीज़ें जो है क्वालिटी बेस्ड जो है, जहाँ पे कंटेंट मिल रहा है वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। तो आज जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी में चला गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हम स्टार्ट करने वाले थे वो तापमान और ऊष्मा। तो सबसे पहले तापमान और ऊष्मा का नाम लेते ही आपके जहन में ये आएगा कि तापमान और ऊष्मा में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस की वीडियो जो हमने बताई है कि तापमान ऊष्मा में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तापमान और ऊष्मा की परिभाषा को जानना है, उसके यूनिट को जानना है और उसके अंतर को जानना है। उसके बाद जो है कुछ 3-4 टॉपिक और रह जाते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी कि क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया। इन सब चीज़ों को आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो ऊष्मा और तापमान की अगर हम बात करें तो आज हम लोग ऊष्मा और तापमान की बेसिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। ऊष्मा और तापमान। तो ऊष्मा और तापमान को जितने लोग समझ रहे होंगे वो लोग थोड़ा सा अपने माइंड में फिर से सर्कुलेट करेंगे अपनी परिभाषाओं को, और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तापमान की बात करेंगे। तापमान की अगर परिभाषा की बात करें तब बारे में, तापमान की परिभाषा के बारे में आप अगर किसी 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे या किसी गांव में किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि तापमान क्या है, तो तापमान वो यही बताएगा कि किसी भी बॉडी की, किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, तापमान होती है। यही कि यानी कि तापमान के बारे में अगर हम लोग बात करें, किसी पदार्थ की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री क्या कहलाती है, तापमान कहलाती है। तापमान कहलाती है। तो ये क्या हो गया, ये तो बेसिक सी परिभाषा हो गई। यदि कोई नया व्यक्ति है, नहीं पढ़ा रहा है, नहीं जान रहा है, तो ये जो है आम बोलचाल की भाषा में ये परिभाषा हो गई। लेकिन आपको क्या समझना है, अब ऊष्मा और तापमान को समझने के लिए एक छोटा सा हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, आप इसको समझिएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया पदार्थ की मॉलिक्यूल। पदार्थ के ये पदार्थ के मॉलिक्यूल इसमें भरे हुए हैं, ठीक है, पदार्थ के मॉलिक्यूल। अब जो पदार्थ के, जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी संसार में कोई भी पदार्थ है, तो उन पदार्थों के बीच में जो छोटे छोटे एटम है ना, वो आपस में रैंडम तरीके से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। अब जब कोई भी, मान चलिए मार्कर हो गया, इस मार्कर के जो बीच में छोटे छोटे अंदर इसके जो एटम भरे हुए हैं, वो इधर उधर इधर उधर क्या करते हैं, एनर्जी में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो जब भी कोई एटम क्या करेगा, गति करेगा, तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या कहलाती है, तापमान कहलाती है। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे, अभी समझ रहे हैं। उसके बाद जो हीट होती है वो क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, वो क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। हीट, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मल एनर्जी कहलाती है। थर्मल एनर्जी, अभी हम लोग हीट पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान चलिए कि ये आपका क्या है, ये कोई पिंड है। इस पिंड में 8 से 10 मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। इन मॉलिक्यूल का क्या है, आपस में ये लोग रैंडम कर रहे हैं, आपस में गति कर रहे हैं। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल गति करेगा तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उस पर्टिकुलर सभी मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ होगी। मान के चलिए इसकी 50 है, इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 70 है। तो इन सब का एवरेज यानी कि इन सब का जो औसत निकलेगा, यानी कि जैसे मान चलिए कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 50 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 10, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको 4 में डिवाइड करके जो पूरी इनकी एवरेज एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, वो तापमान कहलाएगी। किसी वस्तु का जो तापमान होता है, तापमान किस वजह से होता है, तो वो किसी भी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में गति करते हैं और आपस में टकराते हैं, तो उनके कोलिजन की वजह से क्या होता है, तापमान हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद अब इन्हीं जो पूरा काइनेटिक एनर्जी है सारी मॉलिक्यूल्स की, अगर इनका एवरेज ना लिया जाए, इनका टोटल योग कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा थर्मल एनर्जी कहलाएगा। ऐसे इसको समझेंगे। अब थोड़ा सा इसकी हम लोग परिभाषा पे आते हैं, इतनी चीज़ें हमने आपको बताई।
तो तापमान के बारे में आपने ये समझा। अब हम लोग जो है तापमान की मेन परिभाषा देखते हैं। किसी पदार्थ में प्रत्येक मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा का औसत क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। तापमान कहलाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रत्येक मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा का औसत जो होता है वो तापमान कहलाता है। सबसे पहले तापमान और ऊष्मा को समझने के लिए आपको किसी बॉडी को लेना पड़ेगा। उस बॉडी के अंदर ये जानना पड़ेगा कि उस बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, गति कर रहे हैं आपस में। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल्स गति करेगा तो उनमें गतिज ऊर्जा होगी। उसके बाद उन गतिज ऊर्जा का जब हम एवरेज लेंगे, यानी कि उनका जब औसत निकालेंगे, तो उनका जो औसत रहेगा वही क्या कहलाएगा? तापमान कहलाएगा। लेकिन जो टोटल हमारा, अगर इसका औसत निकाल करके जो टोटल गतिज ऊर्जा है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या कहलाएगी? हमारी थर्मल एनर्जी कहलाएगी। वहीं पर इन सभी मॉलिक्यूल्स की, इन सभी मॉलिक्यूल की टोटल यानी कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? थर्मल एनर्जी कहलाती है। थर्मल एनर्जी कहलाती है। ये हो गया। अब जो है आते हैं हम लोग हीट पे, यानी कि ऊष्मा पे। अब देखिए ऊष्मा जो होता है, अगर ऊष्मा के बारे में बात करें हम लोग, तो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा क्या ही क्या है? एक रूप है। ऊर्जा का ही एक रूप है। इसको ऐसे आप लोग ध्यान देंगे। तो ऊष्मा क्या होती है कि जो, जैसे मान चलिए कि आपने अपने हाथ में क्या रखा? एक बर्फ का एक टुकड़ा रखा। ठीक है, यहाँ पे आपका हाथ है, आपकी बॉडी है कोई, और यहाँ पे आपने जो है क्या किया? एक बर्फ का टुकड़ा रखा। अब क्या है कि यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा, तो जो ट्रांसफ़र होगा वो तो तापमान की वजह से होगा। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा, तो ऊष्मा क्या होती है? जो टोटल एनर्जी होती है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके, जब ये गतिज ऊर्जा जब चलेंगे तो इनकी जो संपूर्ण ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा क्या होगी? आपस में स्थानांतरित होगी। यानी कि हमारा हाथ गर्म है और बर्फ़ ठंडा है, तो यहाँ से ऊर्जा यहाँ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान के जरिए, यानी कि तापमान की वजह से क्या होती है? हमारी ऊष्मा स्थानांतरित होती है। लेकिन ऊष्मा जो क्या होती है? वो टोटल एनर्जी होती है, जो पूरे एनर्जी के फॉर्म में क्या करती है? स्थानांतरित होती है। किसके ज़रिए? तापमान के ज़रिए। तो तापमान क्या होता है? वो एक जरिया होता है जो ये बताता है कि हमारी जो ऊष्मा होगी वो किधर से किधर फ्लो होगी। तो इसलिए तापमान क्या करता है? तापमान यह बताता है कि ऊष्मा किस दिशा में फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान ही ये डिसाइड कर रहा है कि जो हमारी ऊष्मा है वो किधर फ्लो होगी, और जो इनके बीच में जो टोटल एनर्जी है, यानी कि जो ऊर्जा का पूरा रूप है, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है। पूरा ऊर्जा जो है वो तापमान, यानी कि तापमान की वजह से क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से इधर। तो अब जो है आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि तापमान और ऊष्मा जो है वो एक हैं, एक नहीं है। उसी प्रकार से तापमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं? तापमापी का यूज़ करते हैं, जिसका इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो तापमान हुआ, इसको नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तापमापी का प्रयोग करते हैं, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं। वहीं पे ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलोरी हो गया और जूल हो गया।
तो कैलोरी क्या हो गया और जूल क्या हो गया, जूल हो गया एसआई में और कैलोरी हो गया सीजीएस में। तो इतनी चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है कि ऊष्मा का एक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक कैलोरी कितना होता है, जैसे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम जल का जितनी वैल्यू की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, वही कैलोरी होती है। जितनी ऊष्मा की हमको आवश्यकता होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पानी है आपके पास, तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को आपको अगर गर्म करने की आवश्यकता है कितने, 1 ग्राम जल को, तो वही क्या होती है, हमारी 1 कैलोरी होती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपकी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है वो क्या होती है कि अगर आपका 1 पाउंड जल है आपके पास रखा हुआ है कहीं पे, और उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको गर्म करना है, तो वही वैल्यू क्या होती है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। तो आई होप आपको ये ऊष्मा और तापमान समझ में आया होगा, और अब जो है इसके अंतर के बारे में भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा और तापमान अलग अलग क्या होते हैं। ऊष्मा क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी गतिज ऊर्जा मॉलिक्यूल करते हैं, गतिज ऊर्जा होती है, उनका एवरेज जो होता है, उनका जो औसत होता है वो क्या कहलाता है, वो तापमान कहलाता है। वहीं पे ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा का रूप है जो क्या करती है, जो तापमान के वजह से ही, तापमान जिसको डिसाइड करता है कि किधर से किधर आपको जो है संचरित होना है, जिसके हिसाब से हमारी जो पूरी की पूरी यहाँ वाली ऊर्जा है वो यहाँ स्थानांतरित हो जाती है। तो वो ऊर्जा का रूप है, और तापमान क्या है, वो डिसाइड करता है कि किधर से किधर जो है हमारी हीट फ्लो होगी। ठीक है, तो आगे जो है क्लास में हम लोग जो है अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी यूनिट के बारे में पूरा देखेंगे। और इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद थर्मामीटर हो गया, र्यूमर जो है कब बराबर दिखाता है फ़ारेनहाइट के, सेल्सियस कब दिखाता है फ़ारेनहाइट के बराबर, केल्विन के बराबर कब दिखाता है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे वाली जो क्लास रहेगी वो बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग अगर अभी यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो जब भी देखिए आप लोग पूरा देखिए, अन्यथा आप लोग वीडियो को क्लिक ही मत करिए। जब आपके पास टाइम ना हो तो आप लोग वीडियो को मत देखा करिए। उसके बाद जब कभी आपका एग्ज़ाम हो जाए तब आप लौट के आइए, तब आराम से आपके पास समय रहेगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप फ्री हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तब आपके पास समय ही समय रहेगा, तब आराम से वीडियो देखिएगा। अभी आप लोग मूवी वगैरह देखिए, इधर उधर टाइम पास करिए यूट्यूब पे। तो इतना चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और ऐसे कमेंट करने से पहले आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कमेंट आते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, 10 20 30 40 लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन उसमें से एक भी कमेंट अगर ऐसा आ जाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर चीज़ें जो है लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं हम। यार एक तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूट्यूब की जहाँ रही बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि यूट्यूब की इनकम हो रही है, यूट्यूब के इनकम के लिए, तो यूट्यूब की इनकम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब कितना इनकम दे देगा यार, यूट्यूब 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो पाएंगे मैक्सिमम, आईटीआई के कितने बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। और इतने सब्सक्राइबर हम जो है, हमारी वीडियो इतने सब्सक्राइबर तक पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ों को नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोल नहीं पाता हूँ इधर उधर करके। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब जो है लखपति बना देगा, यूट्यूब से कोई अर्निंग का कोई मोटिव नहीं था मेरा। मैंने यूट्यूब सिर्फ इसलिए बनाया कि मैंने जो पढ़ा है वो लोगों को बता सकूँ, मैं जो मेरे अंदर है नॉलेज वो मैं लोगों को ट्रांसफ़र कर सकूं। वरना भी जो सुबह बता रहे थे कि एक सर हैं वो इधर उधर कोर्स दे रहे हैं, तो उस टाइप का मैं भी बना सकता था। मेरा 4 से 5 कोर्स भी अगर हो जाता तो आराम से पैसे मेरे पास अर्न हो जाते। तो उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे ऐसे पैसे का हम कि जिससे आपके सिलेक्शन में सिलेक्शन भी ना हो, और बाद में फिर आप गाली दें, 4 लोगों को फ़ोन करें, उससे बोले कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। जैसे हमारे पास वो लड़का फ़ोन करके बोल रहा था, तो अब बताइए उस टीचर की क्या छवि रह गई। यानी कि हर बच्चा वही सोच रहा होगा। तो यार ऐसे कमेंट आप लोग मत किया करिए। और जो लोग वीडियो देखते हैं अच्छे से, जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी अनुरोध है कि जो इस प्रकार के कमेंट आए उनका आप लोग रिप्लाई करिए, और उनको आप लोग अपने हिसाब से हैंडल करिए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो बातें आज हमने आपको बोली हैं यहाँ पे, कुछ बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं, तो उसके लिए अभी से जो है हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं। उन सब चीज़ों को आप लोग फॉरगेट करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। धन्यवाद।